Hello friends, myself Rasmit Patel. Welcome you all on my digital platform of शिक्षा पॉइंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोस मिल चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर तक डिस्कस कर लिया। आज जो हम लोग समझने वाले हैं, आज हम लोग अपने नए टॉपिक यानी कि उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मराठा साम्राज्य को समझने वाले हैं। मराठा एम्पायर वाज सच एन एम्पायर व्हिच डोमिनेट्स द लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट till 18th century, which was started from the 1674 and ended up to 1818 with the defeat of Bajirao II with the East India Company। ठीक, उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इसका कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी कैपिटल क्या थी। तो कैपिटल हमको रायगढ़, सतारा और पुणे देखने को मिलती है। कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो मराठी, जो कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, और जो वहाँ का लेजिस्लेचर था उसको हम लोग अष्टप्रधान के नाम से संबोधित करते थे। अब बात करें हम लोग मराठास की, तो अर्लियर मराठास वर द स्मॉल चीफ्स इन विच whom भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, देशमुख एंड देशपांडे वर प्रेजेंट। ठीक, जैसे जैसे समय बीता भोसले डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे जैसे समय बीतता है जो भोसले डायनेस्टी है हमारी को एग्जिस्टेंस में आती है, जिसके फाउंडर का नाम था साहू जी। साहू जी वाज द फाउंडर ऑफ भोसले डायनेस्टी। साहू जी वाज हैविंग द सन whose name was शिवाजी and शिवाजी was having further two sons whose name was राजा राम and सांबाजी। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने यह देखा कि जो आपके साहू जी थे वो भोसले डायनेस्टी के फाउंडर थे और उनके लड़के का नाम शिवाजी था, और शिवाजी के दो लड़के थे जिनका नाम राजा राम और सांबाजी था। राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था, और जो इनके लड़के का नाम, जो कि एक माइनर सन था जिसके नाम पर ताराबाई ने शासन किया था, उसका नाम शिवाजी द्वितीय था, और सांबाजी के लड़के का नाम साहू द्वितीय था। ठीक, जो कि बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या बनता है, छत्रपति बनता है। ठीक, अब हम लोगों ने मतलब पूरा सीक्वेंस देख लिया कि मतलब कैसे क्या उनका किससे क्या संबंध था। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सन 1713 में इन 1713 बालाजी विश्वनाथ became पेशवा एंड साहू द्वितीय became the छत्रपति। ठीक, जब 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन जाते हैं और ये आपके साहू द्वितीय छत्रपति बन जाते हैं, तभी से जो पेशवाशिप का जो पद था उसको जो इंपॉर्टेंस थी पहले से ज्यादा मिलने लगी थी। ठीक, अब हम लोग सीक्वेंस देखने वाले हैं कि मतलब किस पेशवा के बाद कौन सा पेशवा आया। ठीक, एक बार देखते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने भोसले डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में देखा। ठीक है, और उनने किससे क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। जहां पर हम लोगों ने ये देख लिया कि सन 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो है आपके क्या बन जाते हैं, पेशवा बन जाते हैं, और इनके बाद देखते हैं कौन कौन बना। ठीक, तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बनते हैं बाजीराव फर्स्ट, फिर उसके बाद बनते हैं बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद बनते हैं माधवराव, फिर उसके बाद बनते हैं नारायण राव। बालाजी विश्वनाथ का जो टाइम पीरियड था वो 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक था, और जो बाजीराव प्रथम का था वो 1720 से लेकर के 1740 तक था, और बालाजी बाजीराव का 1740 से लेकर के 1761 तक था। ठीक, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस कि मतलब कौन किसके बाद पेशवा बना। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं अच्छे से। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन जाते हैं, और वहां से जो पेशवाशिप की जो इंपॉर्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद इनके लड़के कौन, बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं, जिन्हें मराठा साम्राज्य का रियल फाउंडर कहा जाता है। बाजीराव प्रथम वाज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ
मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के समय काल में जो मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ। और इस पॉइंट की जो पुष्टि करी जा सकती है वो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि इसी समय और बाजीराव प्रथम ने ही किसको जीता था? सैलसेट, बेसीन, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों को जीत लिया था, जो कि हमें यह दर्शाता है कि इसी समय पर जो मराठाओं का विस्तार हुआ था सबसे ज्यादा हुआ था। इसीलिए बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का रियल फाउंडर भी कहा जाता था। ठीक, जो आपका बाजीराव प्रथम था यानी कि जो पेशवा था वो पुणे में रहता था। कहां पर? पुणे में। द पेशवा वाज सेंटर्ड एट पुणे एंड अदर्स वर द सबऑर्डिनेट, मतलब जो उसके दूसरे जो उसके सहकर्मी थे वो अलग अलग स्थान पर रहते थे और जो पेशवा होता था वो केंद्रित रहता था कहां पर? पुणे में। ठीक, ये बात हो गई हमारी बाजीराव प्रथम की। अब हम लोग बात करते हैं बालाजी बाजीराव की, जिनका टाइम पीरियड 1740 से लेकर के 1761 ईस्वी का था। इन्हीं के समय में किसकी संधि होती है? ट्रीटी ऑफ संघोला। ट्रीटी ऑफ संघोला का होती है 1750 में होती है। किसके समय में होती है? बालाजी बाजीराव के समय में होती है। जिस संधि से यह होता है कि जो पेशवाशिप था वो मतलब लीगली तौर पर इंपॉर्टेंस उसकी और बढ़ जाती है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग हिज पेशवाशिप द ट्रीटी ऑफ संघोला इन 1750 हैज हेल्ड with the post of पेशवा become prominent on the legal basis। कानूनी तौर पर जो पेशवा का पद था वो और ही प्रोमिनेंट हो गया। तब किसके बाद? जब संघोला की संधि हो गई, जो अब तब हुई थी आपकी 1750 में हुई थी। ठीक, अब बालाजी बाजीराव के बाद इनका लड़का कौन? माधवराव। माधवराव बनता है पेशवा। आफ्टर बालाजी बाजीराव his son माधवराव became the पेशवा and further after माधवराव नारायण राव became the पेशवा due to the with the help of नाना फडणवीस। ठीक, अभी तक हमने ये देखा कि सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ बनते हैं, फिर बाजीराव प्रथम बनते हैं, फिर बालाजी बाजीराव बनते हैं, फिर माधवराव बनते हैं, फिर नारायण राव बनते हैं। और यहाँ पर एक चीज हम लोगों को देखनी थी कि जो आपका बाजीराव प्रथम था इनके दो लड़के थे, एक रघुनाथ राव था और दूसरे कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। तो बालाजी बाजीराव तो पेशवा बन गए थे, लेकिन रघुनाथ राव के मन में यह हमेशा चलता रहा कि वो किस तरीके से पेशवा बन पाए, लेकिन इनको कभी भी मौका नहीं मिला। क्योंकि बाजीराव प्रथम के बाद हमको देखने को मिला बालाजी बाजीराव बन गए, फिर इनका लड़का माधवराव बन गया, फिर इनका लड़का नारायण राव बन गया। ठीक है, नारायण राव जो कि एक माइनर सन था, फिर भी वो नाना फडणवीस की मदद से उसने वहां पर शासन किया। अब यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो जाती है। तो इसका जो मोटा मोटा कारण है वो यह है कि जो आपका रघुनाथ राव है जो कि शुरू से ही पेशवा बनना चाहता था, पर परिस्थितियों और जो नियम कानून के कारण जो उसको बनने का मौका नहीं मिला, तो यहीं से वो ब्रिटिशर्स के पास जाता है और वहां से कुछ शर्तें होती हैं और वो कहता है कि आप मुझे पेशवा बना दीजिए, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। ठीक इसी प्रकार की कुछ चीजें होती हैं जिनको हम लोग सीक्वेंस वाइज अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने समझ लिया कि मराठा एम्पायर में कौन कौन से लोग आते थे, भोसले डायनेस्टी को पढ़ा, उसके फाउंडर कौन है, उसका सीक्वेंस क्या है, फिर पेशवा का सीक्वेंस देखा पूरा हम लोगों ने। फिर उसके बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मराठा वार, आंग्ल मराठा वार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कारण हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, आप लोगों को पता ही होगा कि जो तो आंग्ल मराठा वार है, टोटल 3 आंग्ल मराठा वार हुए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार। ठीक, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था इसका जो समय काल था आपका 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक था, और जो इसका था वो 1803 से लेकर के
1806 तक था, और जो तीसरा था उसका 1817 से लेकर के 1818 तक था। ये तो हमने बात कर ली टाइम पीरियड की कि मतलब कौन सा एंग्लो मराठा वार कब हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अपने पहले एंग्लो मराठा वार की, जो कि 1775 से लेकर के 1782 में हुआ। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने ये पहले ही समझ लिया था कि रघुनाथ राव जो कि शुरू से ही पेशवा बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के अभाव के कारण या नियमों के कारण उसको वह मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए वो अंग्रेजों के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप हमें पेशवा बनाने में हमारी मदद करें, जिसके बदले अंग्रेज उनसे कुछ क्षेत्रों की मांग करते हैं। मतलब जो कुछ क्षेत्र उन लोगों से मांगने की कोशिश करते हैं कि आप अगर मुझे ये क्षेत्र दे देंगे हम आपको पेशवा बना देंगे। तो ये एक मोटी मोटी सी बात है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1775 में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। क्या होती है? सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत, ये किसके बीच में होती है? ये आपकी रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में होती है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें यह कहा जाता है कि हम आपको पेशवा तो बना देंगे, लेकिन बदले में आप हमें क्या देंगे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मांग करती है रघुनाथ राव से कि जब हम आपको पेशवा बना देंगे, बदले में आपको हमें सलसीट और बेसीन का जो क्षेत्र जीता गया था, जो मराठाओं ने जीता था, वो हमें वापस करना होगा। ठीक, तो यह संधि में किसमें कहा गया? आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत में कहा गया, जो कि 1775 में हुई। आगे बढ़ते हुए 1776 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने ट्रीटी करी थी, उसकी लीगलिटी पर क्वेश्चन करते हुए कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और किसके अंदर आती थी? वो आपकी आती थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। तो इसीलिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी क्या कहती है कि जो भी ट्रीटी करी गई है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अनुसार, वो कानूनी रूप से सही नहीं है। इसीलिए 1776 में एक बार फिर से ट्रीटी होती है। ट्रीटी होती है किसकी? पुरंदर की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये किसके बीच में होती है? ये रघुनाथ राव और आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच में होती है। पहले हम लोगों ने कौन सी देखी? सूरत की संधि। उसके बाद में क्या देखी? 1776 में पुरंदर की संधि, जो कि रघुनाथ राव और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच होती है, जिस ट्रीटी के परिणाम स्वरूप इससे कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। ना ही मराठा साम्राज्य में, यानी कि मतलब जो रघुनाथ राव था वो भी इससे संतुष्ट नहीं था, और ना ही जो आपका वो क्या कह सकते हैं, जो आपकी प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो भी संतुष्ट नहीं थी। इसी क्रम में आगे ही 1776 में एक बार फिर से आपकी कौन सी संधि होती है? वडगांव की। वडगांव की संधि होती है किसके बीच में? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में और आपका रघुनाथ राव के बीच में। तो ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर हर एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप आसानी से देखेंगे तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। 1775 से जो खेल है ट्रीटी का, ये शुरू होता है। 1775 में सबसे पहले कौन सी सूरत ट्रीटी होती है? सूरत की ट्रीटी होती है। 1776 में दो ट्रीटी होती हैं, एक पुरंदर की, दूसरी वडगांव की। सबसे पहले रघुनाथ राव जो कि पेशवा बनना चाहता है, ना बन पाने के कारण कहा जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास, इसीलिए रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच पहली संधि होती है। उसके बाद पुरंदर की संधि में जो कि ऑब्जेक्शन लगाता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसीलिए हमको देखने को मिलती है किसके साथ? कलकत्ता प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के साथ। जब इससे कोई भी संतुष्ट नहीं होता है तो हमें देखने को मिलती है ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक, जब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आगे चलते हैं, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय पर जो ब्रिटिश आर्मी है वो अटैक कर देती है किसके ऊपर? सिंधिया के ऊपर। ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इनके ऊपर अंग्रेज लोग क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं, जिससे जो आपके सिंधिया होते हैं वो इस बात पर एग्री कर जाते हैं, वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे किसके बीच में? ब्रिटिश और पेशवा के बीच में। ब्रिटिश और पेशवा के बीच में मध्यस्थ का रोल प्ले करने के लिए सिंधिया क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको 1782 में, क्या तब 1782 में सालाबाई की संधि,
देखने को मिलती है। 1782 में सालबाई की संधि देखने को मिलती है, जिससे हमारे पहले एंग्लो मराठा वार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, जब इस ट्रीटी के बाद जो मराठा लोग होते हैं ये प्रॉमिस करते हैं कि अब हम लोग जो भी हमारा कॉमन एनिमी है जैसे कि हैदर अली, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मिल करके लड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली कि मतलब रघुनाथ राव कैसे पेशवा बनने की लालच में कहाँ गया, किसके पास कौन कौन सी संधि हुई, जैसे कि ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर पुरंदर, फिर बदगांव, फिर सालबाई। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1802 में कौन सी संधि होती है, ट्रीटी ऑफ बेसीन होती है, जो कि आपकी बाजीराव द्वितीय के द्वारा करी जाती है। किसके साथ, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, ये एक सब्सिडरी अलायंस टाइप की ट्रीटी होती है। ठीक, जिससे ह्यूमिलिएट होना पड़ता है किसको, मराठा साम्राज्य को, क्योंकि ये ट्रीटी कौन करता है, आपका बाजीराव द्वितीय जो है ट्रीटी करता है कौन सी, 1802, जिसका नाम था 1802 में करता है, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बेसीन। ठीक, ट्रीटी ऑफ बेसेन करता है 1802 में बाजीराव द्वितीय, और इट वाज अ सब्सिडरी अलायंस बाय मराठास। फ्रॉम दिस ट्रीटी द सीड ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वाज सोन, बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक ए नेशनल इंसल्ट फॉर मराठा। तो यहां तक हम लोगों ने एंग्लो मराठा वार की, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था, उसके बारे में पूरी तरीके से समझ लिया, और ये भी देख लिया कि जो दूसरा एंग्लो मराठा वार हुआ उसका क्या कारण था। ठीक, जैसा कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार का जो टाइम पीरियड था वो हमने आपको पहले ही बता दिया, 1803 से लेकर के 1806 तक था। इसमें क्या हुआ कि जो आपकी संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसेन 1802 में, जो कि एक सब्सिडरी अलायंस के टाइप की थी। ठीक, जिससे जो भोसले और जो सिंधिया थे बहुत ही नाखुश थे। किससे, तो बेसीन की संधि हुई थी उससे भोसले और सिंधिया नाखुश थे। तो वो डिसाइड करते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब वो रिवोल्ट करेंगे किसके खिलाफ, एक तो आपका बाजीराव द्वितीय के खिलाफ, और जो आपका क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ। ठीक, तो जो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1803 से 1806 में, इसमें जो छोटी छोटी एक 3 संधियां हुई थी उनको हम लोग सीक्वेंस से देख लेते हैं। इनको याद करना बहुत ही आसान है। 1803 में हुई, दूसरी 1804 में हुई, तीसरी 1805 में हुई। ठीक, जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भोसले डायनेस्टी जो उदय हुई थी उसमें कई सारे लोग आए थे। ठीक, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था सिंधिया, होलकर और आपका भोसले। ठीक, तो सबसे पहले 1803 में भोसले ऑफ नागपुर, भोसले ये कहाँ के थे, नागपुर के थे। ठीक, 1804 में सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधिया कहाँ के, ग्वालियर के। और 1805 में इंदौर के होलकर, होलकर ऑफ इंदौर। इन सब को ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पराजित करते हैं, और इन सब के साथ अलग अलग संधि करते हैं। 1803 में जो भोसले के साथ ट्रीटी करी जाती है उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव। और जो 1804 में सिंधियों के साथ ट्रीटी की जाती है उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। और 1805 में जो होलकर के साथ ट्रीटी की जाती है उसका नाम था ट्रीटी ऑफ राजघाट, ट्रीटी ऑफ राजघाट। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड एंग्लो मराठा वार को भी अपना पूरी तरीके से कवर कर लिया। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी कवर किया है, सेकेंड एंग्लो मराठा वार भी कवर किया है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा थर्ड एंग्लो मराठा वार। ठीक, अब क्या था कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू वेज द वार, मतलब जो अंग्रेज थे वो बहाना ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से वो युद्ध को छेड़ सके। तो उसमें कुछ कारण थे, जैसे कि पहला था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813,
दूसरा था जो पिंडारियों से रिलेटेड समस्या थी। ठीक, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो मोनोपोली थी ट्रेड से संबंधित उसको समाप्त कर दी गई थी। चाय के व्यापार को छोड़कर और चाइना में व्यापार करने की इन दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी भी जो उनका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब अंग्रेजों को एक बड़ी मार्केट की आवश्यकता थी जो कि उन्हें मराठा साम्राज्य में दिखती है, जिसके लिए इनको मराठाओं के ऊपर अच्छे से कंट्रोल करना होता। ठीक, तो एक कारण ये हो गया। दूसरा क्या था कि जो पिंडारियों की समस्या थी, पिंडारी कौन थे? पिंडारी मतलब एक समूह हुआ करता था जो कि मतलब लूटता था उस क्षेत्र में जहां पर पेशवा जीतते थे। ठीक, पिंडारी जो थे आपके एसोसिएटेड विद मराठास पेशवा और यू कैन से दैट मराठा छत्रपति व्हिच यूज्ड टू लूट द एरिया रूल्ड बाय द पेशवा। ठीक, जो थर्ड था इसमें क्या था कि किलिंग मतलब मार दिया गया था किसको? एक एम्बेसडर को मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना था कि जो आरोपी है उसको हमारे पास भेज दिया जाए, लेकिन जो आपका मराठा साम्राज्य था, जो पेशवा था, उन्होंने कहा कि ये आपके दायित्व नहीं है कि आप उसको सजा दें, ये हमारा फर्ज है कि हमें उसको क्या सजा देनी है क्या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें थर्ड एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाता है। जो इसके कारण थे वो हम लोगों ने देख लिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और आपका पिंडारी की समस्या और एम्बेसडर और मिनिस्टर वाला जो केस था। एक यहाँ पर पॉइंट है कि जो पिंडारी की समस्या था उसको किसने एबॉलिश किया था, मतलब किसने समाप्त किया था? तो कैप्टन सिलीमैन। किसने? कैप्टन सिलीमैन ने इस समस्या को समाप्त किया था। ठीक, जून, अब आगे बढ़ते हैं। जून 1817 में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, और जून 1817 में पूना पैक्ट होता है और 1818 में पेशवाशिप का अंत हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शुरुआत में हमने आपको सीक्वेंस लिखा था 1647 से लेकर के 1880 तक, जो हमने यहाँ पर लिखा था वो एट लास्ट यहाँ पर पॉइंट आपका वेरीफाइड हो गया। तो हम लोगों ने पूरा समझ लिया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार, और जो भी मराठा साम्राज्य का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो भी हम लोगों ने देखा। एक छोटी सी बात यहाँ पर बचती है कि जो मराठा इतने ही ताकतवर हुआ करते थे वो आखिरकार हार क्यों गए? ऐसे क्या कारण थे कि मराठा जो थे अंग्रेजों से हार गए? तो उसके कई सारे कारण थे, जिसके हम लोग कुछ कारण देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो मतलब डिप्लोमेसी थी और जो इनकी एक्सपीरियंस थी, जो मतलब जासूस की प्रक्रिया थी उनकी, वो पूरे ही विश्व में अनपैरेलल और अनमैच्ड थी, जिसका कंपैरेबल किसी से भी नहीं किया जा सकता। और जो ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्हें एक फर्टाइल लैंड जो मिला था, जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वहां से जो उनका रेवेन्यू था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ठीक, और वहीं मतलब दूसरे हाथ पर देखें तो जो मराठास थे उनका जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल था वो लूट और चौथ के आधार पर डिपेंड करता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मतलब देश की कह लें या किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी हो सकती जब तक वो ईमानदारी से या रेगुलर पैसा ना कमाए। अगर आप लूट करके पैसा ला रहे हैं तो ज्यादा दिन तक आप सरवाइव नहीं हो सकते। आज ना कल आपको पुलिस पकड़ लेगी, आप अपना बंद हो जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ कारण थे जिनसे मराठा जो थे अंग्रेजों से क्या होते हैं, हार जाते हैं। यहाँ हम लोगों ने पूरा फुल डिटेल में देखा हमने किसको, मराठा एम्पायर के इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के पहला एंग्लो मराठा वार, दूसरा एंग्लो मराठा वार, तीसरा एंग्लो मराठा वार, और क्यों मराठा हार गए इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी। ठीक, एक हमें आशा है कि इस पूरे वीडियोज के देखने से आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये जो आपको पूरी सीरीज जिसमें आपको पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी, तो अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।